हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एमएस स्वामीनाथन एवं हरित क्रांति। अब जैसा कि मैंने नाम लिया एमएस स्वामीनाथन जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं कि भारत में कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले और भारत को एक समय में अकाल, भूखमरी और खाद्यान्न संकट से उबारकर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी देशों की सूची में लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी। ठीक है, अभी हाल परिहाल इनकी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हुई है, जो भारत के लिए, संपूर्ण कृषि जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं स्वामीनाथन जी के बारे में बात करना और साथ ही साथ हम जानेंगे हरित क्रांति के बारे में कुछ टिडबिट फैक्ट्स, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हम जानेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो 1943 की बात है, जब भारत देश जो है वो उस समय अकाल और कुछ निजी समस्याओं के चलते एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि भारत का जो नाम है वो भूखमरी से पीड़ित, खाद्यान्न संकट से पीड़ित देशों की श्रेणी में आ गया था। इसके बहुत सारे कारण थे। देश गुलाम था, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या थी, कृषि संसाधनों की समस्या थी, तकनीकों की समस्या थी, जिसके कारण ये सिचुएशन है जो पैदा हुई थी। तो उस समय एक वैज्ञानिक जो आए, जिन्होंने इन समस्याओं को परखा, उस पर रिसर्च की, वैश्विक स्थिति को एनालाइज किया और उसके बाद फिर उन्होंने हरित क्रांति के रूप में एक ऐसा समाधान दिया कि आने वाले 10 वर्षों में भारत देश भूखमरी से पीड़ित देशों की श्रेणी में आने वाला था, वो अग्रणी कृषि देश के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि स्वामीनाथन जी ने ऐसा क्या किया कि ये सारी चीजें जो है वो संभव हो पाई। तो हम लाइन से एक एक चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमएस स्वामीनाथन जी के कुछ जीवन परिचय को देखते हैं कि इनका जो पूरा नाम है, इनका नाम है एमएस स्वामीनाथन, जिसका फुल फॉर्म है मनकोंबू संबाशिवन स्वामीनाथन जी। ठीक है, इनका जन्म जो है, स्वामीनाथन जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, पेशे से ये एक आनुवांशिक वैज्ञानिक रहे हैं और इनकी मृत्यु जो है वो 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में अपने निजी आवास स्थान पर हुई है। मृत्यु के समय इनकी जो आयु रही है वो 98 वर्ष की रही है, 98 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं कि स्वामीनाथन जी का योगदान किस क्षेत्र में रहा है। तो स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, और क्यों माना जाता है? क्योंकि 1966 में इन्होंने गेहूं की संकर बीज विकसित की और ये संकर बीज क्या था? एक प्रजाति है मैक्सिको बीज गेहूं की, उसको इन्होंने कॉम्बिनेशन करवाया, हाइब्रिड बीज बनवाया। किसके साथ? पंजाब के घरेलू बीज के साथ। तो पंजाब के घरेलू बीज और मैक्सिकन बीज का कॉम्बिनेशन करके एक हाइब्रिड बीज, एक संकर बीज का इन्होंने उत्पादन विकास किया और उस बीज को जो है इन्होंने किसानों को प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा ये जो सारे हरित क्रांति के द्वारा जो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हम देखते हैं वो संभव हो पाया। ठीक है, स्वामीनाथन जी को अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। हम सारे तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है उनमें है कि इनको पद्मश्री मिला है 1967 में, पद्म भूषण से नवाजा गया 1972 में और इन्हें पद्म विभूषण मिला है 1989 में। इसके अलावा इन्हें विश्व की 14 प्रमुख विज्ञान परिषदों ने इन्हें अपना मानद सदस्य चुना है, जो अपने आप में बहुत गर्व की बात है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है 1987 में, इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 1971 में और यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक मिला है 1999 में। ये कुछ चुने हुए पुरस्कार जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसके अलावा और भी कई ऐसे पुरस्कार हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी है और बहुत सारे पुरस्कार देशीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर इन्हें प्रदान किए गए हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वामीनाथन जी जो हैं वो आनुवांशिक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने अपना एक फाउंडेशन तैयार किया था जिसका नाम था एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में बनाया गया था। ठीक है, वर्ष 1990 में विभिन्न पुरस्कारों से प्राप्त धनराशि में से इन्होंने इस फाउंडेशन का निर्माण किया था। तो इस फाउंडेशन का निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1990 में।
और कैसे किया गया, तो जो विभिन्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए थे उससे जो धनराशि इन्हें प्राप्त हुई थी उस धनराशि का सदुपयोग करके इन्होंने इस फाउंडेशन का निर्माण किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या रहा है। तो इसका उद्देश्य है अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास, ठीक है, एक ऐसी कृषि की व्यवस्था करना जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो कृषि है वो उन्नत तकनीकों से युक्त हो और उसके साथ साथ ग्रामीण विकास मतलब जो ग्रामीण जनता जो कृषि पर निर्भर है उनका विकास करना, ठीक है। दूसरा है भारतीय गांव में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे औद्योगिक संरचना का विकास करना जो ग्रामीण परिवेश के समानुकूल हो, ग्रामीण परिवेश को नुकसान न पहुंचाती हो और दूसरा महिलाओं के लिए भी उतना ही सुगम हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है वो इनका उद्देश्य था इस फाउंडेशन का, ठीक है। इस फाउंडेशन से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो इस फाउंडेशन को पर्यावरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। दक्षिण एशिया के उत्तरदायित्व के साथ पर्यावरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूनेस्को में पदासीन रहे हैं स्वामीनाथन जी और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस के संस्थापक सदस्यों में से स्वामीनाथन जी जो है वो एक रहे हैं इस फाउंडेशन को बनाने के बाद। और 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में से एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्वामीनाथन जी को चुना गया है और ये चुना गया है टाइम्स पत्रिका के द्वारा ये निर्णय किया गया था, ठीक है, कि 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक स्वामीनाथन जी को बोला गया है, ठीक है। तो ये थी MS स्वामीनाथन जी के बारे में कुछ डिटेल्स, उनके फाउंडेशन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि MS स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, तो अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हरित क्रांति क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया था। ये नॉर्मन बोरलॉग जी हैं जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की और इसीलिए इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, ठीक है। हरित क्रांति के शुरुआत करने के कारण ही इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और इसके साथ साथ इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया है, ठीक है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, MS स्वामीनाथन जी जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब हरित क्रांति के बारे में कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो वर्ष 1967, 68 और 77, 78 की अवधि में हुई हरित क्रांति ने भारत को अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में शामिल कर लिया है, ठीक है। तो देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जनरली पंजाब, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये जो क्षेत्र हैं वहां पर अधिक जोर देकर ये जो क्रांति है उसे शुरू किया गया, ठीक है। पूरे विश्व में 25 मार्च को, जो कि बोरलॉग जी का जन्म दिवस है, 25 मार्च को हरित क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या रहा है, तो पूरे विश्व में, विश्व के साथ साथ भारत में भी हरित क्रांति का एक ही उद्देश्य है कि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो भारत में हरित क्रांति के 2 चरण चले। पहला चरण जो 1966-67 से लेके 80-81 तक चला और दूसरा चरण जो है वो 1980-81 से लेके 1996-97 तक चला, ठीक है। अब ये 2 चरण की हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंस ये था कि जो पहला चरण हरित क्रांति का चला उसमें संकर बीजों के विकास पर जोर दिया गया, ठीक है। अब जैसा हम जानते हैं कि भारत में शुरू से कृषि व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे बीजों की तकनीक और जो पारंपरिक बीज उगाए जाते थे उससे उत्पादन बहुत कम प्राप्त होता था। तो इसीलिए पहले बीज पर ध्यान दिया गया, ऐसी तकनीकों पर ध्यान दिया गया, संकर तकनीक पर ध्यान दिया गया ताकि उन्नत बीज की एक किस्म को विकसित किया जाए और फिर जब उसकी बोआई की जाए तो एक बहुत अच्छा उत्पादन जो है वो एक कृषक को और पूरे देश को प्राप्त हो सके। तो जो पहला चरण था उस पे संकर बीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। अब जो दूसरा चरण आया उसमें तकनीकी विकास पर जोर दिया गया, ठीक है, कि हमारे पास बीज तो आ गए, अब बीज को हमने बो भी दिया, लेकिन जो कृषि की भारत में पारंपरिक तकनीक थी वो बहुत ज्यादा मेहनत वाली और कम प्रोडक्ट देने वाली थी। तो इसीलिए किसानों की मेहनत को कम
और उत्पादकता को ज्यादा करने के लिए कृषि के साथ तकनीकी को जोड़ दिया गया और उसी कृषि संबंधित तकनीकी का विकास जो है वो हरित क्रांति के दूसरे चरण का उद्देश्य रहा है। ठीक है, अब हरित क्रांति किस तरीके से लागू की गई, क्या क्या काम उसमें किए गए, हम वो देखते हैं कि हरित क्रांति में सबसे पहले पारंपरिक बीजों की जगह उन्नत किस्म के बीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। दूसरा, सिंचाई योजनाओं का विस्तार पूरे देश में किया गया। तो सिंचाई योजनाओं के विस्तार के तहत नहर बनाए गए, नहरों के जाल बनाए गए, बांध बनाए गए और पूरे देश में ऐसी कुछ व्यवस्था की गई कि कृषि के लिए पानी की कमी न हो। ठीक है, और तीसरा है उर्वरक आदि पर सब्सिडी दिया गया ताकि एक अच्छा फसल हमें प्राप्त हो सके। तो इसके लिए किसानों को अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उर्वरक, खाद, कीटनाशक ये सारी चीजें अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये कमी उनको ना हो और वो उचित तरीके से इनका इस्तेमाल करके कृषि को बढ़ावा दे सके, इसके लिए उर्वरक आदि इन सारी चीजों पर क्या किया गया, सब्सिडी प्रदान किया गया। अब इतने देर से हम हरित क्रांति की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि देश में, भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कारण है जिसके कारण हमें हरित क्रांति की आवश्यकता हुई है। इसमें पहला है औपनिवेशिक कारण। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक टाइम पे गुलाम था, औपनिवेशिक शक्तियां जो है वो भारत पे हावी थी, तो इसलिए सबका ध्यान कृषि की तरफ, कृषि के विकास की तरफ, उन्नत कृषि की तरफ काफी कम रहा था, जिसके कारण कृषि का विकास भारत में नहीं हो पा रहा था। ठीक है, दूसरा है संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव। भारत में शुरू से कृषि संबंधित संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव रहा था। बांध, डैम, नहर और इस टाइप के जो भी निर्माण थे जो कृषि के लिए आवश्यक थे वो बहुत कम थे। ये भी एक कारण था कि उत्पादकता में बहुत कमी आती थी। भारतीय कृषि जो थी वो पूरी तरह के तरीके से सावन पे, बारिश पे बेस्ड थी। तो कभी अगर बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा नुकसान कृषि और किसानों को होती थी। तो ये कुछ संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि का विकास नहीं हो पा रहा था। तीसरा है परंपरागत कृषि पद्धति। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कृषि थी वो परंपरागत तरीके से की जाती थी। एक तो मैनुअल थी पूरी, कि मनुष्यों के द्वारा ही की जाती थी, किसी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था। दूसरा, पूर्णतः बारिश पे डिपेंडेंट थी, हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई अधोसंरचना नहीं थी जिसके द्वारा हम अगर सूखे की स्थिति आ गई तो उससे निपटने के लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था जो थी वो हमारे देश में नहीं थी। ठीक है, उसके बाद फिर मशीनीकरण का अभाव। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मानवीय तरीके से कृषि जो है वो संपन्न की जाती थी। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग सिस्टम और ये सारी जो कृषि तकनीक, जो मशीनें हैं आज हम देखते हैं, इन सारी मशीनों का कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अभाव था। तो इसीलिए कृषि के लिए कोई भी व्यक्ति को बीज उत्पाद बोने से लेके फसल के कटाई तक बहुत अधिक मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ता था। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है संस्थागत सुविधाओं का अभाव। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि इसमें मैनुअल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो जो बड़े किसान थे उनके साथ तो समस्या नहीं थी, लेकिन जो छोटे किसान है वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि अधिक कृषि उत्पादकता के लिए इनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, वैसी बैंक व्यवस्था नहीं थी, वैसी लोन की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण भी कृषि का विकास नहीं हो पा रहा था। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एमएस स्वामीनाथन जी ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया और हरित क्रांति का विकास किया, और जिसका परिणाम हमें आज दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हरित क्रांति से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हुए। तो अधिक उत्पादकता, कृषि का यंत्रीकरण, कृषि अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना, भू सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सिंचाई तकनीक का विकास, बहुफसली कार्यक्रम, संग्रहण व संरक्षण गृहों की स्थापना। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इससे उत्पादकता में तो वृद्धि हुई, साथ में कृषि का यंत्रीकरण हुआ कि हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग कृषि में करने लगे। फिर कृषि अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, तो इन संस्थाओं की स्थापना से क्या हुआ कि लोगों को कृषि की अलग अलग तकनीकों के बारे में, उनके कुछ साइंटिफिक सिस्टम्स के बारे में पता चला, और इन संस्थानों की स्थापना से ये हुआ कि कृषि के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ा, और जैसे जैसे अलग अलग तरीके के बीज, फर्टिलाइजर्स, खाद, इन सारी चीजों का विकास हुआ, तो कृषि के क्षेत्र में अपने आप एक अलग तरीके का रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिला। ठीक है, फिर भू सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया कि भूमि की उर्वरकता कैसे बढ़ाई जाए, इस टाइप के कार्यक्रम जो है वो
चलाए गए। ठीक है, सिंचाई की तकनीक का विकास की पहले जो परंपरागत तकनीकी थी उसकी जगह पे ड्रॉप सिस्टम और अलग अलग तरीके से जो सिंचाई के सिस्टम थे वो इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद फिर बहुफसली कार्यक्रम। अब जैसे कि हम देखते थे कि भारत में लोग या तो एक फसल या फिर 2 सीजन की फसल ही लेते थे। तो इन 2 सीजन की फसल के अलावा लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो एक खेत से मल्टीपल ग्रेन्स का उत्पादन करें, अलग-अलग तरीके के फसलों का उत्पादन करें ताकि उन्हें और ज़्यादा फायदा हो। ठीक है? अब संग्रहण व संरक्षण गृहों की स्थापना। तो जैसे-जैसे उत्पादकता बढ़ती गई, तो फिर देखा गया कि संग्रहण की समस्या आ रही है कि अगर खुले में धान रख दिया जा रहा है तो वो खराब हो जा रहा है। तो संग्रहण गृहों की स्थापना जो है वो हरित क्रांति के द्वारा देश के हर एक क्षेत्र में किया गया ताकि जो उत्पादक फसल है उसे संरक्षित रखा जाए। जो उन्नत किस्म के बीज है उनके संरक्षण के लिए की भी उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें धान और गेहूं की उन्नत किस्म का इस्तेमाल किया गया। इन किस्मों की विशेषताएं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हरित क्रांति एक्चुअली फसल के लिए था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हरित क्रांति के द्वारा धान और गेहूं की जो फसल है उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इन 2 फसलों को कैसे फायदा हुआ। तो पारंपरिक किस्मों से अधिक उपज, जो पारंपरिक किस्म थे उनसे ज्यादा उपज धान और चावल की हाइब्रिड बीजों के थ्रू प्राप्त हुई। ठीक है, मौसम परिवर्तन से कम प्रभावित। जो ये उन्नत बीज थे, जो हाइब्रिड बीज थे, उनपे मौसम का असर बहुत कम पड़ता था। ठीक है, ये बीज जो है वो शीघ्र तैयार हो जाते थे, बहुत जल्दी काटने की स्थिति में इन बीजों को ले आया जाता था। और उर्वरकों के साथ अनुकूलन, मतलब ये जो बीज थे उनपे उर्वरकों का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता था। उर्वरक के प्रयोग से इन बीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। तो ये सारी जो थी वो जो बीज जो एमएस स्वामीनाथन जी ने हाइब्रिड बीज का निर्माण किया, उस बीज को उगाने के ये सारे फायदे थे। तो ये हमारी पूरी डिटेलिंग थी एमएस स्वामीनाथन जी की और हरित क्रांति के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि स्वामीनाथन जी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं भारत के लिए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे।